नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं हिना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नौकरियों और निजीकरण के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला। कहा, मोदी सरकार की सोच न्यूनतम सरकार अधिकतम निजीकरण की है, कोविड तो बस बहाना है। मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत पर कांग्रेस का तंज। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद क्या निकला नतीजा, सरकार दे जवाब। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग का दावा, सीमा से 5 भारतीयों को चीनी सेना ने किया अगवा। पीएमओ को ट्वीट करके दी जानकारी, सरकार से चीन पर कार्रवाई करने की मांग। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, सरकार को अब SC/ST समुदाय की याद। तेजस्वी ने भी कसा तंज। कहा, हम मुहैया कराएंगे रोजगार। और शौविक और मिरांडा की बढ़ी मुश्किलें। किला कोर्ट ने ड्रग्स मामले में दोनों को 4-4 दिन की रिमांड पर भेजा। एनसीबी ने मांगी थी 7 दिनों की रिमांड। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नौकरियों और निजीकरण के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार की सोच मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन है। कोरोना तो बस बहाना है। सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब। सवाल पूछो तो जवाब गायब। राहुल गांधी कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव शुक्ला ने कहा है कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके सभी तरह के पद भरने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब देश में पहले से रोजगार और देश की आर्थिक हालात खराब हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करें। कांग्रेस ने भर्तियों पर लगी रोक को फौरन हटाने की मांग की है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि ILO की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो काम किया था उस पर पानी फेर दिया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि फिलहाल फालतू प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी जाए। गवर्नमेंट ने कल एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर में आगे कोई भी नई सरकारी पद बनाने पर रोक लगा दी है। मौजूदा जो खाली पद है उनको भरने पर रोक लगा दी है और इसके अलावा सलाहकार नियुक्त करने पर रोक है तथा किसी भी किस्म का रोजगार लोगों को देने पर एक तरह से रोक लगा दी है। ये सर्कुलर आपके सामने है जो भारत सरकार ने जारी किया है। दोनों तरफ अगर आप इसको देख लें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। 45 साल में पहली बार GDP में इतनी गिरावट हुई है। इस संकट से, मैं तो इसे आर्थिक संकट कहूंगा, घनघोर आर्थिक संकट, इससे उभरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए था, जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं जहां लॉकडाउन लागू हुआ है, कि वो हर तरह से रोजगार बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हालत यह है कि प्राइवेट सेक्टर में तो छटनी चल रही है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। प्राइवेट सेक्टर को हर तरफ से जो है उनकी हालत खराब हो रही है। अब सरकार ने भी अपनी नौकरियों पर रोक लगा दी है, तो इस तरह से युवा जाएगा कहां से? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब नौकरी के लिए कोई भी नए अवसर पैदा नहीं होंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि नया सर्कुलर देश के नौजवानों के भविष्य को काले दिन में बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि देश युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मोदी जी, आप तो कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब तो जो पद भी थे, नए पद के सृजन पर आपने रोक लगा दी और जो पद सृजित हैं, नियुक्ति नहीं, उनकी नियुक्ति पर भी आपने रोक लगा दी। इतना बड़ा धोखा,
इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा बेरोजगार नौजवानों के साथ जुल्म आजाद भारत में देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसका खिलाफ आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत एकमात्र देश है जो लॉकडाउन रणनीति का फायदा उठाता नहीं दिख रहा है। उन्होंने सितंबर के अंत तक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 65 लाख होने का अनुमान जताया है। चिदंबरम ने कहा है कि मैंने 30 सितंबर तक संक्रमितों की संख्या 55 लाख होने का अनुमान जताया था, मैं गलत था। भारत 20 सितंबर तक ही उस आंकड़े पर पहुंच जाएगा और सितंबर के अंत तक संक्रमितों की तादाद 65 लाख तक पहुंच सकती है। चिदंबरम ने कहा कि पीएम मोदी ने 21 दिनों में कोरोना वायरस को हराने का वादा किया था। उन्हें बताना चाहिए कि भारत क्यों नाकाम हुआ। एक दूसरे ट्वीट में चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था की हालत पर वित्त मंत्रालय पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसके पास वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली तिमाही में अभूतपूर्व नकारात्मक वृद्धि का जवाब नहीं है, लेकिन वो भारत के लोगों को भ्रमित करने और फिर से विकास की रफ्तार पकड़ने के दावे के पुराने खेल के साथ सामने आया है। रूस की राजधानी मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच हुई बैठक पर रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा मंत्री ने संदेश दिया है कि भारत और चीन को अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए। कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से एलएसी पर शांतिपूर्ण बहाली सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। वहीं चीनी रक्षा मंत्री ने कहा है कि दोनों पक्षों को पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुए समझौतों को लागू करना चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने सख्त संदेश दिया है कि द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें, सीमावर्ती सैनिकों के विनियमन को मजबूत करें और उत्तेजक कार्रवाई ना करें। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वई फेंघी के बीच शुक्रवार को 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक हुई। बैठक में पूर्व लद्दाख में सीमा पर तनाव को कम करने पर फोकस रहा। चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों के बीच हुए वार्ता पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि बातचीत से ही मामला सुलझ सकता है, बातचीत जारी रखनी चाहिए। हम बातचीत से कोई रास्ता निकाल लें, लेकिन चीन का क्या रवैया रहता है ये उस पर निर्भर करता है। और रशिया जाकर वहाँ हमारे रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री के साथ वार्तालाप उन्होंने किया है। उसका क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम लोगों को भारत को इस बात का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए कि जंग की नौबत नहीं आए और हम बातचीत से ही जो समस्या है उसका हम लोग समाधान निकाल लें। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि चीन से हमारे विदेश मंत्री की बातचीत 1 बार, एनएससी की बातचीत 2 बार, WMCC स्तर पर बातचीत 4 बार, कोर कमांडर लेवल पर बातचीत 5 बार, चीन में भारतीय राजदूत द्वारा बातचीत 2 बार, अब रक्षा मंत्री द्वारा बातचीत पर बात हुई क्या और नतीजा क्या? लाल आंख दिखा बात कब होगी? इतनी बार बातचीत हो चुकी, पर बातचीत हुई क्या? उसका नतीजा क्या है? क्या देश को विश्वास में लेंगे? क्योंकि कल ही देश के विदेश सचिव ने यह कहा कि 1962 से भी ज्यादा गंभीर संकट है, पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 जून 2020 को सर्वदलीय बैठक में यह कहा कि कोई ना हमारी सीमा में आया है, ना कोई घुसपैठ हुई है। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं घुसपैठ हुई है, विदेश मंत्रालय कहता है घुसपैठ हुई है, विदेश सचिव कहते हैं कि 1962 से विकट स्थिति है। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने लद्दाख में एलएसी पर
1962 के युद्ध के बाद से हालात को बेहद खराब बताया है। नई दिल्ली में काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की मीटिंग के दौरान भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, लेकिन बातचीत के जरिए विवाद के हल के लिए तैयार है। बैठक के दौरान एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव ने कहा कि भारत चीन सीमा पर 1962 के बाद से अभूतपूर्व हालात हैं। 1962 के बाद से ऐसे हालात नहीं बने हैं। जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो कि बीते 40 सालों में नहीं हुआ है। यह अभूतपूर्व स्थिति है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मदद की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर हालात बहुत बुरे हैं। मैं भारत और चीन की मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर हम कुछ कर पाए तो हम मदद करना पसंद करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि विवाद के मुद्दे पर हम दोनों देशों से बात भी कर रहे हैं। We stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. But I appreciate your nice sentiments. They think a lot of India, and so do I, and I think a lot of your Prime Minister. Thank you. भारत और चीन का विवाद गर्माता जा रहा है। चीन पर 5 भारतीय ग्रामीणों के अपहरण करने का आरोप है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि चीनी सेना ने सीमा पर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट को टैग करते हुए विधायक ने ट्वीट किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने अपने ट्वीट के साथ 2 स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं। इनमें उन 5 लोगों के नाम हैं जिनको अगवा किए जाने का दावा किया जा रहा है। निनोंग एरिंग ने कहा है कि सरकार को चीन पर कार्रवाई करनी चाहिए और चीनी विस्तारवाद नीतियों की जांच करनी चाहिए। हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो 5 बच्चे थे अपर सुबनसिरी नाचो के, तो उनका अभी उनका अपहरण हुआ है चाइनीज़ PLA के द्वारा। और अभी हमने सुना है कि अभी जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी चीन और जो रूस के रक्षा मंत्री से उनका भेंटवार्ता हो रहा है। तो इसी समय में ऐसा हमारे बच्चों को अगवा करना, ये एक बहुत गलत मैसेज जा रही है। दिल्ली में तिब्बती कार्यकर्ताओं ने चीनी दूतावास के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तिब्बती झंडा भी ले रखा था। कार्यकर्ता चीनी दूतावास की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। तिब्बती कार्यकर्ता तिब्बत में चीनी नीति का विरोध कर रहे थे। एहतियातन मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए MCD कर्मचारियों की सैलरी पर तकरार। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, Lovely Professional University. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी एक हफ्ते के अंदर अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी जारी करे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उनके एमसीडी कर्मचारियों के साथ है। हमारे काउंसलर इस मुद्दे को लेकर सोमवार को राजघाट से लेकर सिविक सेंटर तक मौन मार्च निकालेंगे। एमसीडी के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से 5-6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है और उनके साथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। और सोमवार को राजघाट से हमारे सभी काउंसलर, सिर्फ काउंसलर लोग राजघाट से सिविक सेंटर पर एक मौन पद यात्रा करते हुए जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे सिविक सेंटर में बैठकर उन कर्मचारियों का साथ देंगे। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,85,000 के पार हो गया है। हालांकि इनमें से करीब 1,62,000 ठीक भी हो गए हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केसों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ज़्यादा कोरोना केस आने की वजह ज़्यादा टेस्टिंग है। अगर हम टेस्टिंग कम कर देते हैं तो कम केस आएंगे, लेकिन हमें आंकड़ों की चिंता नहीं है। हमने टेस्टिंग बढ़ाकर कोरोना पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि कोरोना से मौत नहीं होनी चाहिए। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हमने पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग को दो गुने से ज़्यादा कर दिया है। शुक्रवार को दिल्ली में 37,000 कोरोना टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट 18% के करीब है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हालात नियंत्रण में हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने सारी डेटा का, सारी परिस्थितियों का, सारी तैयारियों का जायजा लिया है और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जितनी टेस्टिंग आज हो रही है इतना कभी भी नहीं हुई है। जिस टाइम पर हमारे 4,000 आए थे तब टेस्टिंग कितनी थी हमारी, ज़्यादा 8-10 हज़ार हो गई। आज 40,000 के पास पहुंच गए हैं, तब इतने पॉजिटिव आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के आने से लगातार किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार को किसान विरोधी बताया है। कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने ऋण माफी अभियान चलाया था। जैसे ही शपथ ली उसके 1 घंटे के अंदर और 26.5 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्ज माफ़ हो गए, लेकिन उसको इन्होंने रोक दिया। इन्होंने बीमा आज तक नहीं दिला पाए फसल का। जो बाढ़ में जो नुकसान हो गया उसका मुआवजा आज तक मिला नहीं है। कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री जरूर कहते हैं कि किसान पुत्र हैं, लेकिन किसान परेशान है, लगातार आत्महत्या कर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नकली दूध और नकली मावा को लेकर शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार में नकली मावा और नकली दूध फिर बिकने लगे हैं। उन्होंने किसानों और लोगों से इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि वो नकली मावा और नकली दूध बेचने वालों को पकड़वाने की जिम्मेदारी लेते हैं, बस लोग उन्हें ऐसे सभी लोगों की गुप्त जानकारी दें। दरअसल शुक्रवार को वो भोपाल और सीहोर का दौरा किया था, जिसके अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कमलनाथ सरकार ने जो शुद्ध के लिए युद्ध प्रारंभ किया था उसके कारण नकली मावा और नकली दूध बनना बंद हो गया था और असली दूध बेचने वाले किसानों का दूध लगभग 8 रुपये प्रति लीटर महंगा बिकने लगा था। लेकिन मामा का राज आते ही नकली मावा और नकली दूध फिर बिकने लगा। नतीजा, असली किसान का असली दूध फिर 8 रुपये प्रति लीटर कम बिकने लगा। अब बताओ, किसानों का सही हितैषी
कमलनाथ है या फर्जी कंस मामा है? अब समय आ गया है, मामा भगाओ, भाजपा भगाओ, कमलनाथ लाओ, कांग्रेस लाओ, सत्य स्वम सुंदरम। इसके बाद एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि असली दूध और असली मावा बेचने वालों को संगठित होकर इन नकली दूध और नकली मावा बेचने वालों को पकड़वाना पड़ेगा। मैं उन्हें पकड़वाने की जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे ऐसे सभी लोगों की गुप्त जानकारी दें। सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। किसान एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को सीहोर और भोपाल के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया था। दोनों जिलों में अति वर्षा से जो सोयाबीन फसल का और बाढ़ से गरीबों के घरों का नुकसान हुआ है, उसका जायजा लिया। साथ ही ये जानने की कोशिश भी की कि 2 किसानों ने आत्महत्या क्यों की थी। पंजाब में कोरोना संकट के बीच जब सीएम अमरिंदर सिंह ने सूबे में कर्फ्यू का ऐलान के साथ स्कूल बंद रखने और प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लेने के आदेश दिए थे, लेकिन पंजाब के एक निजी स्कूल का अभिभावकों से एडवांस फीस मांगने का मामला सामने आया है। संवाददाता ईशा ठाकुर की रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना संकट के बीच जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कर्फ्यू का ऐलान किया गया, उस दौरान प्राइवेट स्कूल में से कई बच्चे निकाल दिए गए। इस वक्त मेरे साथ उन स्कूल के अभिभावक हैं जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन फ़ीस जमा ना होने के कारण जो है इनके बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से 12 वर्ष तक की है, उन्हें उनके टीचर्स ने जो स्कूल है वहाँ से निकाल दिया है। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे क्या आपका नाम है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। क्या कुछ परिस्थिति रही थी जो टीचर्स की तरफ से आपके बच्चे को बाहर निकाल दिया गया स्कूल से? मेरा नाम साहिल गुप्ता और मैं अहमदगढ़ डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब से हूँ। जब मेरा स्कूल का बच्चा 3री क्लास से प्रमोट हुआ 4th में, तो स्कूल वालों ने कोरोना महामारी के दौरान मुझे एक एडवांस फ़ीस का इनवॉइस दे दिया, जिसमें उन्होंने 3 महीने की एडवांस फ़ीस की मांग की, जिसके तहत उन्होंने डेवलपमेंट फ़ंड भी मुझसे मांगे और जो पिछले साल के मुताबिक थी फ़ीस भी उन्होंने बढ़ोतरी की और मुझे लेट चार्जेस जो लगते हैं फ़ीस के वो भी जुर्माने का मुझे नोटिस थमाया, जो मेरे पास है इनवॉइस थमाया, जिसका मैंने विरोध किया। जब मैंने कहा मंथली फ़ीस लो, कोरोना महामारी है, आप एडवांस फ़ीस नहीं ले सकते। उसकी रंजिश में आकर उन्होंने मेरे बच्चे का नाम स्कूल में से काट दिया और मुझे स्कूल के चेयरमैन साहब ने यूके में जो रहते हैं इंग्लैंड में, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया और माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, शिक्षा मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला जी और नोडल अफसर डीसी साहब को बहुत ही भद्दी शब्दावली भी यूज़ की। सर ये बताइए आपका बेटा कितना छोटा है, और क्योंकि अब सुनने में ये भी आ रहा है जिस तरीके से आपके पास रिपोर्ट है, मानसिक हालत बहुत ख़राब हो गई है बच्चे की। मेरे बच्चा जब उसको पता चला कि मेरे स्कूल से मेरा नाम काट दिया गया और स्कूल वालों ने मेरे बिना कहने पर भी उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, और जब उसको पता चला तो वो बहुत गहरे सदमे में चला गया। जब मैंने उसका इलाज करवाया तो अहमदगढ़ से तो लुधियाना उसको रेफ़र कर दिया गया साइकियाट्रिस्ट के पास, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के पास, जिसमें उन्होंने काउंसलिंग की और स्पेशल मेरे पास रिपोर्ट्स हैं सारी, उसमें लिखा भी स्कूल में से बच्चे का नाम काटने के कारण, उसका स्कूल से होमवर्क ना आने के कारण बच्चा डिप्रेस्ड है। कहीं वो संगीन होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को, जो तमाम छोटे बच्चे हैं, उन्हें ट्यूशन फीस जो मांगी जा रही है उसमें अलग से चार्जेस ट्रांसपोर्ट के भी लगाए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ से, तो लाखों में फ़ीस मांगी जा रही है। लेकिन हाई कोर्ट में डबल बेंच में अभी मामला विचाराधीन है। ऐसे में अभिभावकों का भी ये कहना है कि जब 5 से 10 मिनट की क्लास होती है तो लाखों में फ़ीस क्यों चार्ज किया जा रहा है। बहरहाल इन जो भी अभिभावक आपने देखे जो हमसे बात कर रहे थे, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है और बच्चों की अभी मानसिक हालत जो है वो ख़राब बताई जा रही है। कैमरामैन शहद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद ज़्यादा होने से कोविड सेंटर्स पूरे भरे हुए हैं। प्रदेश बेड की भारी कमी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बाद भी रेलवे के तैयार कोविड कोचों की डिमांड अब तक नहीं की गई है। बता दें कि रेलवे ने केंद्र के निर्देश पर
SECR के 111 कोच कोविड-19 अस्पताल के रूप में तैयार किया है, जिसमें 55 कोच बिलासपुर और 56 कोच रायपुर के लिए तैयार किए गए हैं। एक कोच में 8 बेड के लिहाज से करीब 888 कोविड बेड तैयार किए गए हैं, लेकिन अब तक कोविड के मरीजों के लिए इन कोच का उपयोग शुरू नहीं हुआ है। SECR में हम लोगों ने 111 कोचेज़ को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया है। एक कोच में 8 बेड होते हैं और इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की रहने की भी सुविधा है। इसमें से जो लगभग 55 कोच हमारे बिलासपुर में हैं और 56 कोच रायपुर में हैं। SECR में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। रायपुर के चेरी खेड़ी इलाके में मजदूरों से भरी बस एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर के SSP अजय यादव ने बताया कि बस उड़ीसा से मजदूरों को लेकर गुजरात के सूरत जा रही थी, जो रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार शिक्षकों पर लाठियां बरसा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार दिया जाएगा। गोहिल ने SC/ST समुदाय के लिए की गई नीतीश सरकार की घोषणा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार दलितों की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा तब कर रही है जब उनकी सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। जो भी बातें भाजपा या JDU कहेगी या उनके नेता करेंगे, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। देख लिया बिहार की जनता ने, चुनाव के वक्त कहा था कि बाढ़ तो इतिहास बन जाएगा मित्रों, अब बिहार में बाढ़ नहीं आएगी। क्या हुआ क्या? मिला एक पैसा भी बिहार को। बिहार के श्रमिक परेशान, किसान दुखी, युवा को रोजगार नहीं, बड़ी बहुत समस्याएं हैं। तो ऐसी अब डूबती नैया कोई कितनी भी बड़ी बात कर देंगे, ये चाणक्य जी की भूमि की जनता है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जब दलितों को नौकरी देने की बात कही गई तो आरजेडी ने जवाब में बेरोजगारी कार्ड खेला है। आरजेडी बेरोजगारों को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर नीतीश कुमार पर हमला किया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों को रिझाने के लिए बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ये नंबर 9334302020। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो वो उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कैसे रोजगार सृजित करें, वो इस मुद्दे पर भी लोगों से बात भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में लाखों पद खाली हैं। ये आंकड़ा 4.5 लाख है। ये नौकरियां स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हमारी प्राथमिकता है कि हम युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करेंगे। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी गंभीरता, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो या पलायन हो, सरकार ने नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगारी जिस राज्य में है, उस राज्य का नाम है बिहार। आप कह सकते हैं कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग 46% दर जो है वो बिहार का बेरोजगारी का है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।